नमस्कार साथियों। आप सभी साथियों का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, एग्जाम नज़दीक है और उसी परिप्रेक्ष्य में अपन प्रयास कर रहे हैं आरबीएससी और एनसीईआरटी के जो भी अपने टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को कंप्लीट करने का। जिस सीरीज में अपनी अभी कॉन्सेप्ट जिसको डिस्कस कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट चल रहा है पार्टनरशिप, और ये पार्टनरशिप पर अपनी चौथी क्लास है। आज की क्लास में कल तक जितने लास्ट क्लास तक जितने 20% मैंने डिस्कस करवाए थे उससे आगे के संदर्भ में मैं डिस्कस करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज अपन अपने क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जो रहेंगे आपके लिए नए साझेदार के प्रवेश के बारे में, साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के बारे में, और किसी साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु के संदर्भ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 20 के बारे में आपने डिस्कशन कर लिया था। प्रश्न संख्या 21 से मैं प्रश्नों की शुरुआत कर रहा हूं। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा, आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर क्या दे रखा है। फायदे के अनुपात की गणना सामान्यतः कब की जाती है, यानी गेनिंग जो रेशियो है वो सामान्यतः कब निकाला जाता है? जब नए साझेदार का फर्म में प्रवेश होता है तब, पुराने साझेदार की निवृत्ति होती है तब, दोनों कंडीशनें या इनमें से कोई भी नहीं। फायदे के अनुपात की गणना कब की जाती है तो ध्यान रखिएगा, मूलतः फायदा तब होता है जब कोई साझेदार फर्म से निवृत्त होता है। जैसे सपोज कीजिए 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी, रेशियो 3-2-1, फर्म से बी निवृत्त हो गया। अब बताओ बी के जाने से हिस्सा किस किस को मिलेगा? ए को और सी को मिलेगा। इसका मतलब फायदा किस किस को हो रहा है? ए को और सी को हो रहा है। तो ये फायदे का अनुपात होगा। तो फायदे के अनुपात की गणना की जाती है जब पुराने साझेदार की निवृत्ति हो या उसकी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 22 देखिएगा क्या दे रखा है आपको। प्रश्न संख्या 22 दे रखा है, ए व बी एक फर्म में साझेदार हैं, 3:2 में लाभ बांटते हुए वे भविष्य में लाभों को बराबर बांटेंगे। प्रश्न जैसा जैसा बोल रहा है मैं वैसे वैसे लिख रहा हूं। ए और बी फर्म में साझेदार हैं 3:2 में, वे भविष्य में लाभों को बांटेंगे बराबर अनुपात, 1:1 में बांटने का निश्चय करते हैं भविष्य में लाभों। पुस्तकों में ख्याति खाता 10,000 रुपए पर विद्यमान है, जबकि नई फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 15,000 पर किया गया। तो पुरानी ख्याति किस अनुपात में बटेगी? प्रश्न आपसे ये पूछा गया है। ध्यान रखना साथियों, पार्टनर पहले भी 2 थे, आज भी कितने हैं? 2। इसका मतलब साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में चेंज हुआ है। नई ख्याति के संदर्भ में यहां एडजस्टमेंट किया जाता है गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। लेकिन जो पुरानी गुडविल हमें दे रखी है उस पुरानी गुडविल का हमेशा एडजस्टमेंट होता है ओल्ड पार्टनर्स में और ओल्ड गुडविल में। यानी पुरानी जो ख्याति 10,000 रुपए की है इसे हम बंद करेंगे पुराने साझेदारों में और पुराने अनुपात में। बंद करने की एंट्री क्या हो जाती है? एंट्री हो जाती है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये पुरानी ख्याति को बंद करने की एंट्री होती है। 3:2 में बंद कर देंगे, यानी 5 से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा? 6 और 4 में बंद हो जाएगा। उत्तर इसका आएगा पुराने अनुपात में। कौन से में? पुराने अनुपात में इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एंट्री यहां क्या बनेगी? एज बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल हो जाएगी। प्रश्न संख्या 23 महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 23 महत्वपूर्ण है जो आरबीसी की बुक से लिया गया है। देखिएगा प्रश्न संख्या 23 हमें क्या दे रखा है।
23 नंबर प्रश्न में दे रखा है कि साझेदारी अधिनियम 1932 की किस धारा में अवकाश ग्रहण करने की स्थितियां बताई गई, कंडीशन बताई गई है अवकाश ग्रहण करने की। कहां? तो ध्यान रखिएगा, अवकाश ग्रहण करने की सिचुएशन, स्थितियां क्लियर की गई हैं ऑप्शन ए 33 में, ऑप्शन 2 32 में, ऑप्शन सी 32(1) में, ऑप्शन डी 32(2) में। तो ध्यान रखना, इसे बताया गया है सेक्शन 32 और सब सेक्शन ए में। 3 तरीके बताए गए हैं, ऐच्छिक साझेदारी में अन्य साझेदारों को सूचना दे करके, सभी साझेदारों के मध्य अगर समझौता हुआ तो उस कंडीशन में, और तीसरी कंडीशन है सभी साझेदारों की आपसी सहमति से। तो ये 3 कंडीशनें कहां बताई गई हैं? साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 32 के सब सेक्शन 1 में साझेदारों के अवकाश ग्रहण करने की स्थितियां बताई गई। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 क्या दे रखा है आपको? ए, बी व सी एक फर्म में साझेदार हैं, किस अनुपात में? 5:4:3 में। बी अवकाश ग्रहण करता है और बी के हिस्से को ए व स बराबर अनुपात में ग्रहण करते हैं, तो नया लाभ विभाजन अनुपात निकालना है। साथियों, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें पूछा है, और नए लाभ विभाजन अनुपात को निकालने का क्या कॉन्सेप्ट अपन काम में लेते हैं देखिएगा। हमें दे रखा है पुराना अनुपात ए, बी और सी का 5:4:3। अगर कुछ नहीं बोला हुआ होता तो पुराने बचे हुए साझेदारों का पुराना ही कौन सा हो जाता? फायदे का हो जाता। लेकिन इन्होंने बोला है ए व स बराबर अनुपात में बी के हिस्से को लेते हैं। बी का हिस्सा फर्म में कितना है? बी का हिस्सा है 4/12। इस हिस्से को ए और बी बराबर ले रहे हैं, तो 4/12 का बराबर कर दो 1/2, और 4/12 का 1/2। ये मेरे पास कितना आया? 4/24, और ये मेरे पास कितना आ रहा है? 4/24। इन दोनों का फायदे का अनुपात तो क्या हो गया? बराबर हो गया, 1:1 हो गया। लेकिन हमें प्रश्न में नया अनुपात पूछा है, तो नए अनुपात का फॉर्मूला क्या हो जाता है जब कोई फर्म छोड़ के जाता है? तो नए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला हो जाता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्लस मैं करता हूं गेनिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्लस मैं क्या करता हूं? गेनिंग रेशियो अपन काम में लेते हैं। पुराना कितना था? ए और सी की बात करेंगे तो ए का पुराना कितना था? 5/12 प्लस इसका गेन कितना आया? 4/24। एलसीएम आपने ले लिया 24, 2 10 प्लस 4 कितना हो गया? 14/24। फिर मैं बात करता हूं सी का। सी का ओल्ड है 3/12 प्लस गेन कितना है? 4/24। एलसीएम कितना ले लिया? 24, कितना आ गया? 6 प्लस 4 10/24। साथियों, ऐसा कोई रेशियो दिख रहा है क्या? 14:10। इसको मैं काट रहा हूं तो उत्तर क्या आ रहा है? 7:5। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 7:5 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जो गेनिंग निकाला उस गेनिंग को हमने जोड़ दिया किसमें? ओल्ड में। अपने पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल करके आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 25, साझेदार की निवृत्ति पर नए लाभ विभाजन अनुपात का फॉर्मूला क्या है? अभी मैंने बताया आपको, इस पीछे वाले प्रश्न में हमने काम में लिया था। वही नए लाभ विभाजन अनुपात का सूत्र है, वही नए लाभ विभाजन अनुपात का सूत्र हो जाएगा, यानी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। इसका हो जाएगा नए लाभ विभाजन अनुपात का फॉर्मूला हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, औसत लाभ से पूंजीकरण से, औसत लाभों के पूंजीकरण से ख्याति ज्ञात करने का सूत्र हमें पूछा है, यानी कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट का प्रश्न हमसे पूछा गया है। उसका सही फॉर्मूला क्या होगा? यहां औसत लाभों को हम पूंजी में कन्वर्ट करते हैं। क्या औसत लाभ इंटू 100 सामान्य प्रत्याय की दर होगा? क्या औसत लाभ इंटू क्रय वर्ष होगा? औसत लाभ इंटू 100 सामान्य प्रत्याय की दर माइनस विनियोजित पूंजी होगा, या सभी होगा? तो ध्यान रखना, औसत लाभों की पूंजीकरण का फॉर्मूला होता है औसत लाभों की पूंजीकृत वैल्यू, जो कैसे निकालेंगे अपन?
औसत लाभ इंटू 100/NRR, माइनस करते हैं विनियोजित पूंजी। वहीं अगर प्रश्न आपसे अधिलाभों के बारे में पूछ लिया जाए तो अधिलाभों के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति का सूत्र होता है अधिलाभ गुणा 100/NRR, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 सामान्य प्रत्याय की दर। ये जो पूंजीगत वैल्यू आएगी वही क्या हो जाती है, ख्याति हो जाती है। ये दोनों में बेसिक अंतर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 27 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरबीसी का प्रश्न है। एनसीईआरटी में देखिएगा नहीं दे रखा, लेकिन आरबीसी का इसलिए छोड़ नहीं सकते अपन। वार्षिकी के वर्तमान मूल्य को ज्ञात करने का सूत्र क्या है? वार्षिकी के वर्तमान मूल्य को ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो बिना टाइम खराब किए मैं बता देता हूं। इसमें प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है, जो कि सारणी के माध्यम से निकालते हैं अपन, लेकिन सीधा फॉर्मूला इसका ज्ञात करने का 1 - 100/100 + R/100 ये फॉर्मूला है इसका, जिसमें R का मतलब होता है दर, मतलब ब्याज दर जिसको बोल सकते हैं, या लाभ की दर है वो अपन मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 की ओर मैं बढ़ रहा हूं। 28 नंबर प्रश्न देखिएगा हमें क्या दे रखा है। 28 नंबर प्रश्न अपन को दे रखा है कि अवकाश ग्रहण करने की दशाओं को साझेदारी अधिनियम 1932 साझेदारी अधिनियम 1932 की किस धारा में बताया हुआ है? हालांकि ये प्रश्न रिपीट हो गया पर कोई दिक्कत नहीं, अपन देखेंगे। अवकाश ग्रहण करने की धाराओं को साझेदारी अधिनियम के किस धारा के अंतर बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमने इसके बारे में चर्चा कर ली। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29, साझेदार शेष साझेदारों को केवल सूचना देकर के, अगर कोई साझेदार शेष साझेदारों को केवल सूचना देकर के अवकाश ग्रहण कर सकता है। किस स्थिति में? जब आपकी साझेदारी अनिवार्य हो तब, जब साझेदारी ऐच्छिक हो तब, जब साझेदारी विशिष्ट हो तब। उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ऐच्छिक साझेदारी की स्थिति में। ऐच्छिक साझेदारी की स्थिति में जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है, जो साझेदार फर्म से निवृत्त हुआ है, वो केवल अन्य साझेदारों को सूचना देकर के कह सकता है कि भाई कल से मैं काम पर नहीं आऊंगा, कल से मैं पार्टनर नहीं हूं। ये पॉसिबल है सिर्फ कौन सी पार्टनरशिप में? ऐच्छिक साझेदारी में। कहां संभव है? सिर्फ ऐच्छिक साझेदारी की स्थिति में ही संभव हो सकता है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 30। फिर एक प्रैक्टिकल प्रश्न है, देखिएगा क्या दे रखा है। ABC 2-2-1 में साझेदार है। बी के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति का मूल्यांकन 30,000 पर किया जाता है। बी की क्षतिपूर्ति के लिए ए व सी कैसे अंशदान करेंगे? देखिएगा, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमें ऑब्जेक्टिव टाइप जब प्रश्न हो तो करने के लिए कम से कम समय में अगर हमें करना हो तो हमें क्या करना है? पहले तो ये तय करना है कि ये ख्याति किसकी है। ये ख्याति फर्म की दे रखी है कि साझेदार की दे रखी है? फर्म की दे रखी है। फिर हमें ये तय करना है कि फर्म से जा कौन रहा है? बी जा रहा है। बी का शेयर कितना है? तो पहले तो बी की ख्याति ज्ञात करो। पहले तो मैं बी की ख्याति ज्ञात करूंगा। बी के हिस्से की अगर ख्याति मैं निकाल रहा हूं तो फर्म की ख्याति है 30,000 मल्टीप्लाई बी के हिस्से की ख्याति कितनी है? 2/5, यानी इसके हिस्से की ख्याति आ गई 12,000। अब इसके हिस्से की जो ख्याति 12,000 की आई है, इसे शेष साझेदारों में यानी बचे हुए साझेदारों में बताइएगा किस अनुपात में अपन डिवाइड करेंगे? ये हमेशा बढ़ती है त्याग के अनुपात में। किस अनुपात में एडजस्ट होती है? ध्यान रखना, इसे हम एडजस्ट करते हैं किस अनुपात में? त्याग के अनुपात में। त्याग के अनुपात की अपन बात करेंगे तो त्याग अनुपात फायदे के अनुपात की बात करेंगे, क्योंकि ये फर्म छोड़ करके जा रहा है, शेष साझेदारों को फायदा होगा। प्रश्न में कहीं कुछ भी नहीं बोल रखा कि बी का हिस्सा ए व सी किस अनुपात में लेते हैं। ऐसी कंडीशन में शेष साझेदार ए और सी का जो पुराना अनुपात है ना, वही उनका कौन सा अनुपात हो जाएगा? फायदे का अनुपात हो जाएगा। यानी ए और सी का गेनिंग जो रेशियो है वो साथियों कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा।
तो 12,000 को वो वहन करेंगे 2:1 में, 12 को बांट दो 2:1 में, 8,000 और 4,000। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8,000 और 4,000। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 क्या है, एक्स वाई जेड एक फर्म में साझेदार हैं 5:3:2 में, एक्स वाई जेड एक फर्म में साझेदार हैं 5:3:2 में, एक्स अवकाश ग्रहण करता है, एक्स वाई व जेड भविष्य के लाभों का विभाजन बराबर अनुपात में करते हैं। कैसे करते हैं, इक्वल रेशियो में करते हैं, बराबर अनुपात में करते हैं। तो फायदे का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में फायदे का अनुपात आपको पूछा है साथियों। फायदे के अनुपात का सूत्र अगर आपको पता है तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। फायदे के अनुपात का यानी जिसको मैं गेनिंग रेशियो बोलता हूं, फायदे के अनुपात को अपन क्या बोलेंगे, गेनिंग रेशियो बोलेंगे। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मेरे साथ रिवाइज कीजिएगा। गेनिंग फायदे के अनुपात का सूत्र होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नया लाभ विभाजन अनुपात माइनस पुराना लाभ विभाजन अनुपात किसका सूत्र होता है, गेनिंग रेशियो का सूत्र होता है, फायदे के अनुपात का सूत्र होता है। और फायदे के अनुपात को निकालने के लिए बचे हुए पार्टनर कौन कौन है, फर्म से एक्स जा रहा है तो वाई और जेड की बात करूंगा। तो पहले वाई का निकाल रहा हूं, वाई का नया अनुपात क्या है, पुराना अनुपात क्या है, कितना लघुत्तम ले लेंगे, 10, 10 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 माइनस 3 2/10। जेड की बात करता हूं 1/2 माइनस जेड का शेयर कितना है 2/10, 10 5 माइनस 3 सॉरी 5 माइनस 2 कितना आ रहा है, ये 5 माइनस 2 कितना बच रहा है 3/10। यानी फायदे का अनुपात आ रहा है 2:3। पुराना अनुपात कितना था 3:2 और फायदे का कितना आ रहा है 2:3। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32। अब ये जो प्रश्न है वो आरबीएससी से संबंधित है, जो आरबीएससी की बुक है उससे रिलेटेड है। जेएलपी को पुस्तकों में किस मूल्य पर प्रदर्शित किया जाता है, जेएलपी को पुस्तकों में किस मूल्य पर प्रदर्शित किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा साथियों। जेएलपी क्या होती है, आपने सभी साझेदारों के, हालांकि एनसीईआरटी में टॉपिक हटा दिया गया है लेकिन आरबीएससी में है तो हम आरबीएससी के प्रश्न भी टैकल कर रहे हैं। जेएलपी का मतलब होता है सभी साझेदारों के जीवन पर सामूहिक जो पॉलिसी ले रखी होती है उसे बोलते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी। पुस्तकों में इसे हमेशा प्रदर्शित किया जाता है समर्पण मूल्य पर, सरेंडर वैल्यू पर। अब कारण पूछे कि जेएलपी को पुस्तकों में आप सरेंडर वैल्यू पर क्यों दिखाते हो, तो इसका कारण है रूढ़िवादिता की अवधारणा। रूढ़िवादिता की अवधारणा, जी हां, कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट इसको मैं बोल सकता हूं। रूढ़िवादिता की अवधारणा क्या कहती है, अब आपने बीमा करवाया है तो कंपनी आपको क्लेम भविष्य में देगी, तो ऐसी कंडीशन में ये भविष्य में होने वाला फायदा है, तो भविष्य में होने वाले फायदों का लेखा मत करो, वर्तमान में होने वाले खर्चों का लेखा करो, प्लस और भविष्य में होने वाली हानियों का लेखा आज ही करो। ये बात कौन सी अवधारणा कहती है, रूढ़िवादिता अवधारणा। इसलिए हम इसे किस मूल्य पर दिखाते हैं, समर्पण मूल्य पर। क्यों, क्योंकि आज के दिन अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करवाते हो, उस पॉलिसी को आउट करवाते हो, तो आपको आज उसकी कुल वैल्यू नहीं मिलेगी, बल्कि कौन सी वैल्यू मिलेगी, सरेंडर वैल्यू पर। तो जो आज मिलेगा उसी वैल्यू पर हम इसको प्रदर्शित करते हैं। कारण आपको पूछा जा सकता है, कारण मैंने आपके सामने इसका लिख दिया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33। साझेदार का अवकाश ग्रहण करते समय, साझेदार के अवकाश ग्रहण करते समय कोई पार्टनर फर्म से निवृत्त हो रहा है, रिटायर हो रहा है,
करते समय फर्म बीमा कंपनी से संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के विरुद्ध क्या प्राप्त करती है? समर्पण मूल्य, समर्थन मूल्य, निवृत्त साझेदार की पॉलिसी का हिस्सा, या इनमें से कोई नहीं। ये है साथियों संपूर्ण मूल्य। संपूर्ण मूल्य, निवृत्त साझेदार का हिस्सा, या इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, आपने अपन पॉलिसी करवाते हैं तो पॉलिसी में क्या शर्त होती है? या तो अवधि पूरी हो जाए, या किसी जिस पार्टनर के जीवन लाइफ पॉलिसी करवा रखी है उसकी डेथ हो जाए। यही तो बात है। आपने जो पॉलिसी ले रखी है, इस पॉलिसी की कंडीशन में मृत्यु की स्थिति में आपको कुल राशि मिलेगी। यहां साझेदार का अवकाश ग्रहण हो रहा है, तो बताओ अवकाश ग्रहण करने पर आप अगर पॉलिसी बीच में तोड़वा रही हो तो कंपनी आपको क्या देगी? क्या वास्तविक राशि यानी संपूर्ण मूल्य दे देगी? क्या संपूर्ण मूल्य तो नहीं देगी। फिर बात रह गई निवृत्त साझेदार का हिस्सा दे देगी। क्या जॉइंट लाइफ पॉलिसी है तो हमेशा पूरी राशि मिलेगी। इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। समर्पण मूल्य ये है सरेंडर वैल्यू, जो आज तुड़वाते हो तो आज मिल सकती है। इसका मतलब सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर यहां अवकाश की जगह मृत्यु आ जाता तो मैं जाता किस पॉइंट के साथ? ऑप्शन नंबर 2 के साथ। संपूर्ण मूल्य हमें प्राप्त हो जाता। तो अभी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 क्या दे रखा है? ए, बी व सी 7, 5, 4 में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। सी 30/6/2017 को सी की मृत्यु हो जाती है। 2016-17 का लाभ दे रखा है 12,000 का। सी के खाते में कितना लाभ कितना जमा किया जाएगा? साथियों ये किसका प्रश्न है? ये आपको प्रश्न पूछ रखा है जब साझेदार वर्ष के मध्य में क्या हो? निवृत्त हो, या उसकी क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए। यानी वर्ष के दौरान किसी साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु हो जाए, ऐसी कंडीशन का प्रश्न हमें दे रखा है। तो ऐसी कंडीशन में लाभों का हिस्सा ज्ञात करने के 2 तरीके होते हैं। लाभों का हिस्सा ज्ञात करने के लिए मृत या निवृत्त साझेदार का चालू वर्ष के लाभों में हिस्सा ज्ञात करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप ज्ञात करते हो समय के आधार पर, और दूसरा आप इसमें ज्ञात करते हो विक्रय के आधार पर। प्रश्न में विक्रय के आधार पर जब तक संभव नहीं होगा जब तक कि आपको चालू वर्ष का विक्रय दे रखा हो। अब इस प्रश्न में मैं देखता हूं, इस प्रश्न में हमें सिर्फ लाभ का जिक्र दे रखा है, कहीं पर भी विक्रय के संदर्भ में कोई सूचना नहीं है। इसका मतलब ये समय के आधार पर हमें प्रॉफिट पूछा है। तो देखिएगा प्रश्न में हमें दे रखा है पार्टनर की डेथ होती है वो 30 जून 2017 को होती है, और पिछला वर्ष 2016-17 उसका लाभ 12,000 था। तो 12,000 लाभ पूरे वर्ष का है, पूरे वर्ष का है। चालू वर्ष का मुझे लाभ निकालना है, तो अप्रैल मई जून कितने महीने बिजनेस चला? 2017-18 में 3 महीने। इनटू में कर देता हूं कितने महीने साथियों? 3/12। गुणा किसका लाभ निकालना है मुझे? फर्म से निवृत्त कौन हो रहा है? सी का हिस्सा कितना है? 4/16। सी का हिस्सा फर्म में कितना है? 4/16। ये हिस्सा निकालना है। संख्याएं कट रही है वो काट लो। 4 चौके कितना आ गया? 16। ये कट गया। इधर मैं बात करता हूं तो 3 चौके 12, ये कट गया। 4 से फिर ये कट रहा है, 4 3 12। ऊपर वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है? 3,000, और 3,000 के बट्टा में 4 है, यानी 3,000/4 आ गए। इसका मतलब सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 750 रुपए। दोबारा समझिएगा, समय के आधार पर जब लाभ देते हैं तो पिछले पूरे वर्ष का लाभ कितना था? 12,000। ये पिछले पूरे वर्ष का लाभ था 2016-17 का। वर्ष 2017-18 में 17-18 में पार्टनर कितने दिन बिजनेस में रहा? 30 जून 2017 को उसकी मृत्यु हुई। इसका मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने का रहा। 12,000 इंटू 3/12, 3 महीने का लाभ। इसमें सी का हिस्सा निकालना है 4/16, हिस्सा आ जाता है 750। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 750 रुपए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 की मैं बात करता हूं। प्रश्न संख्या 35 हमें देखिएगा क्या दे रखा है?
किसी मर्द साझेदार के उत्तराधिकारी को हिस्सा प्राप्ति का अधिकार होता है। किसी मर्द साझेदारी के उत्तराधिकारी को हिस्सा प्राप्ति का अधिकार होता है। कोई पार्टनर की डेथ हो गई तो उसके उत्तराधिकारी को जो एग्जीक्यूटिव होगा उसे किस किस में हिस्सा मिलेगा? अवितरित लाभ और हानियों में, चालू वर्ष के लाभों में, जेएलपी में या सभी में? सभी में हिस्सा मिलेगा। भी सारी चीजें उसके संबंधित है तो सभी में हिस्सा मिल जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न की मैं बात करूं, मृतक व अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के भुगतान के अंतिम निस्तारण से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की बात अपन से पूछी है। ऑप्शन नंबर एक, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 37 में ये प्रावधान बताए गए हैं। बिल्कुल, कोई पार्टनर निवृत्त हो गया और उसके भुगतान का कोई सॉल्यूशन शेष साझेदारों ने नहीं किया है तो उसके निपटारे से संबंधित व्यवस्था कहां दी गई है? साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 37 में दी गई है। इसके अंतर्गत उस साझेदार को दो विकल्प उपलब्ध करवाए जाते हैं। ये बात भी सही है। पहला विकल्प है कि बकाया अवधि पर वो क्या प्राप्त कर ले? ब्याज प्राप्त कर ले। और दूसरा विकल्प है अर्जित लाभ, आगे की अवधि में शेष साझेदारों ने जो लाभ अर्जित किया है उसमें हिस्सा प्राप्त करे। किस अनुपात में? पूंजी के अनुपात में। तो ये कथन भी सही है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों कथन इस परिप्रेक्ष्य में सही है कि अगर कुछ समाधान नहीं हो तो ये विकल्प उसके पास मौजूद रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 की मैं बात कर रहा हूं। प्रश्न संख्या 37 क्या दे रखा है देखिएगा, अवधि के मध्य साझेदार की निवृत्ति होने पर चालू वर्ष के लाभों में उसे हिस्सा किस खाते के माध्यम से मिलेगा? तो चालू वर्ष में उसे हिस्सा मिलता है साथियों पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट के माध्यम से। पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट के माध्यम से मिलता है और इसे बैलेंस शीट के अगर लाभ है तो इसे अपन दिखाएंगे असेट साइड में, और यही अगर ये हानि का संदर्भ है तो इसे दिखाएंगे लायबिलिटी साइड में। ध्यान रखना किस खाते के माध्यम से मिलता है? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट के, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट के माध्यम से हिस्सा दिया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न की मैं बात करता हूं। लास्ट प्रश्न अपने पास दे रखा है, ख्याति में मर्द साझेदार का हिस्सा दिया जाता है। ख्याति में मर्द साझेदार का जो हिस्सा है वो किस अनुपात में उसे दिया जाता है? प्रश्न आपसे ये पूछा गया है। तो ख्याति में मर्द साझेदार का जो हिस्सा है वो समय के आधार पर, हिस्से के आधार पर या नहीं दिया जाता है, ये संपूर्ण दिया जाता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखने वाली बात है, मर्द साझेदार का जो हिस्सा है वो ख्याति में हमेशा उसके हिस्से के आधार पर दिया जाता है। कभी भी ख्याति का हिस्सा है वो समय के आधार पर नहीं निकलता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी जिसके बारे में आज अपन ने डिस्कशन किया। बाकी का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।